नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो थोड़ी देर में किसानों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों को पीएम मोदी संबोधित करने जा रहे हैं। बता दें, कृषि कानूनों के फायदे गिनाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो मध्य प्रदेश के सीएम ने पीएम को बताया किसानों का सबसे बड़ा हितैषी। नमस्कार। मध्य प्रदेश के मेहनती किसान भाइयों बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कोने कोने से किसान साथी एकत्र हुए हैं। रायसेन में एक साथ इतने किसान आए हैं। डिजिटल तरीके से भी हजारों किसान भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। बीते समय में ओले गिरने, प्राकृतिक आपदा की वजह से एमपी के किसानों का नुकसान हुआ है। आज इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई कटकी नहीं। सीधे किसानों के बैंक खातों में मदद पहुंच रही है। टेक्नोलॉजी के कारण ही ये संभव हुआ है और भारत ने बीते 5-6 वर्षों में जो ये आधुनिक व्यवस्था बनाई है, उसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा भी हो रही है और उसमें हमारे देश के युवा टैलेंट का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, आज यहां इस कार्यक्रम में भी कई किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सौंपे गए हैं। पहले किसान क्रेडिट कार्ड हर कोई किसान को नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देश के हर किसान के लिए उपलब्ध कराने के लिए हमने नियमों में भी बदलाव किया है। अब किसानों को खेती से जुड़े कामों के लिए आसानी से आवश्यक पूंजी मिल रही है। इसमें उन्हें दूसरों से ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेने की मजबूरी से भी मुक्ति मिली है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में भंडारण, कोल्ड स्टोरेज यानी वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। ये बात सही है कि किसान कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन फल, सब्जियां, अनाज, उसका अगर सही भंडारण न हो, सही तरीके से न हो, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान सिर्फ किसान का ही नहीं, ये नुकसान पूरे हिंदुस्तान का होता है। एक अनुमान है कि करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के फल, सब्जियां और अनाज हर साल इस वजह से बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन पहले इसे लेकर भी बहुत ज्यादा उदासीनता थी। अब
हमारी प्राथमिकता भंडारण के नए केंद्र, कोल्ड स्टोरेज का देश में विशाल नेटवर्क और उससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये भी हमारी प्राथमिकता है। मैं देश के व्यापारी जगत को, उद्योग जगत से भी आग्रह करूंगा कि भंडारण की आधुनिक व्यवस्थाएं बनाने में, कोल्ड स्टोरेज बनाने में, फूड प्रोसेसिंग के नए उपक्रम लगाने में हमारे देश के उद्योग और व्यापार जगत के लोगों ने भी आगे आना चाहिए। सारा काम किसानों के सर पे मढ़ देना, ये कितना उचित है? हो सकता है आपकी कमाई थोड़ी कम होगी, लेकिन देश के किसान का, देश के गरीब का, देश के गांव का भला होगा। साथियों, भारत की कृषि, भारत का किसान अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता। दुनिया के बड़े बड़े देशों के किसानों को जो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, वो सुविधा भारत के भी किसानों को मिले, इसमें अब और देर नहीं की जा सकती। समय हमारा इंतजार नहीं कर सकता। तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत का किसान सुविधाओं के अभाव में, आधुनिक तौर तरीकों के अभाव में असहाय होता जाए, ये स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो आज करने की नौबत आई है। पिछले 6 साल में हमारी सरकार ने किसानों की एक एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में देश के किसानों की उन मांगों को भी पूरा किया गया है जिन पर बरसों से सिर्फ और सिर्फ मंथन चल रहा था। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है। ये कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। सिर्फ इन मांगों को टालते रहे क्योंकि किसानों की प्राथमिकता नहीं था और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं, तो उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे, ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए,
तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। साथियों, ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, सरकार बार बार पूछ रही है, मीटिंग में भी पूछ रही है, पब्लिकली पूछ रही है। हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए। जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता, और यही इन दलों की सच्चाई है। साथियों, जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले हैं, जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला था, उस समय इन लोगों ने क्या किया, ये देश को याद रखना जरूरी है। मैं आज देशवासियों के सामने, देश के किसानों के सामने इन लोगों का तो पीएम नरेंद्र मोदी किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने किसान कानून के फायदे गिनाए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो बागपत में साक्षी महाराज ने विशेष समुदाय को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बता दें, मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा किया जाए समाप्त, ऐसा साक्षी महाराज का कहना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की जनसंख्या से ज्यादा है हिंदुस्तान में मुस्लिमों की संख्या। तो किसान आंदोलन पर भी बीजेपी सांसद बोले हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं राजनीतिक दल। उन्नाव से बीजेपी सांसद हैं साक्षी महाराज, जिन्होंने विशेष समुदाय पर टिप्पणी की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान से ज्यादा भारत में मुस्लिमों की संख्या है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता है कि जनसंख्या कभी भी विकराल बम ब्लास्ट का रूप धारण कर सकती है। इशारा किया सरकार को कि सरकार को कोई कानून बनाना चाहिए, कोई बिल लाना चाहिए। तो मैं और हमारे साधु समाज, हम लोगों का प्रयास भी यही है। कई चैनल भी आग्रह कर रहे हैं और राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को
जनसंख्या नियंत्रण कोई कड़ा कानून लाना चाहिए। उसमें हो सकता है हम दो, हमारे दो, सबके दो, या इससे भी कड़ा कोई कानून हो। ला करके देश हित साधना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, निजी स्वार्थों से ऊपर उठ के सभी राजनीतिक दलों को भी इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये देश किसी एक पार्टी का नहीं, एक व्यक्ति का नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाले हम सब का देश है और इसको संवारना, सजाना, ठीक रखना ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। तो देश के लिए जनसंख्या एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर के उभर रही है, जिसका समाधान करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कोर्ट तो आज कह रहा है, माननीय अमित शाह जी ने, हमारे कृषि मंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम लोग किसानों के हितैषी हैं। ये राजनीतिक विद्वेष, राजनीतिक खेल को छोड़ के 1, 2, 10, 20, 30 लोग कहीं बैठ करके किसानों के हित की बात करें। हम लोग बैठते हैं टेबल पर, या तो हम उन्हें समझा लेंगे, नहीं तो वो हमें समझा लें। सुप्रीम कोर्ट तो आज कह रहा है, हम तो इसको महीना भर से कहते चले आ रहे हैं, हमारी सरकार कहती चली आ रही है कि ये जो आंदोलन का रास्ता छोड़ के, एक मिनट, आंदोलन का रास्ता छोड़ के जब हम आह्वान कर रहे हैं, इस पर बहस लोकसभा में पूरी हुई, राज्यसभा में पूरी हुई। अगर हमने कुछ गलत किया, सरकार ने कुछ कम किया, तो गलत किया, जैसे राम मंदिर के विरोध में सारी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, इस बिल के खिलाफ में भी कांग्रेस को, अन्य दलों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और हाथरस केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, सीबीआई ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश बीडी भारती की SC/ST कोर्ट में दाखिल की है। ये चार्जशीट पीड़िता के भाई और भाभी को CRPF की सुरक्षा में लाया गया है कोर्ट। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, हाथरस केस से जुड़ी हुई चारों आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश बीडी भारती की SC/ST कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। तो लगातार हम आपको सुबह से खबरें बता रहे थे कि आज चार्जशीट दाखिल की जाएगी और अब SC/ST कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल कर दी गई है न्यायाधीश बीडी भारती की SC/ST कोर्ट में। बता दें, सीबीआई ने चारों आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की है। तो सबसे बड़ी खबर हाथरस केस से जुड़ी हुई ये हम आपको दिखा रहे हैं, जहां चारों आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। बता दें, विशेष न्यायाधीश बीडी भारती की SC/ST कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की गई है। पीड़िता के भाई और भाभी को CRPF की सुरक्षा में लाया गया है। यार मोबाइल आगे लेके इस वक्त हमारे साथ पीड़िता के वकील सीमा कुशवाहा जुड़ चुकी है। सीमा, जिस तरीके से इस केस को लिया जा रहा था और आज चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है SC/ST कोर्ट में, तो अब आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? सीमा जी, मेरी आवाज से नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी दूसरे पक्ष द्वारा, एक्यूज पक्ष द्वारा, तो आज उस पर एक तरीके से बैन लग गया है क्योंकि चारों को दोषी पाया गया है और चारों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है, अभियुक्तों के खिलाफ जी। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जो DM वहां के हैं जी, इन्होंने रात में क्रिमेशन करवाया और स्टार्टिंग में FIR जब लॉन्च नहीं की प्रॉपर सेक्शन में जी, तो वो इन सबके खिलाफ क्या चार्जशीट में एलिगेशन क्यों नहीं लगाए हैं? चार्जशीट ने SP हाथरस, SHO हाथरस, जो भी चंदपा पुलिस स्टेशन DM हाथरस, इन सब ये भी तो एक्यूज बनने चाहिए थे इस चार्जशीट में, जो इनको क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि उसके पीछे ठोस तथ्य है। पहली बात, उस बेटी के साथ जब क्राइम हुआ तो जब वो पुलिस स्टेशन चंदपा में लेटी हुई हैं और ये बोल रही हैं कि उनके साथ जबरदस्ती की गई है, तो फिर FIR, पहली वाली FIR 376 में क्यों नहीं दर्ज की गई थी जी? और अगर वो 376 में दर्ज नहीं की गई, इसीलिए जो सिमन वगैरह की बात हुई वो सब डिस्ट्रॉय हो गया
और बाद में एडीजे उत्तर प्रदेश कह रहे हैं कि डेड बॉडी पर सीमन नहीं पाया गया, इसलिए रेप नहीं किया गया। जी। तो मेरा तो मानना है कि एडीजे उत्तर प्रदेश को भी पार्टी बनाना चाहिए इस केस चलिए, में, जी। और उनको भी एक्यूज बनाना चाहिए कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया सीमा उसके जी, वजह से यहाँ पर वहाँ सॉरी फॉर द पर इंटरप्शन, बट यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लगता है ये चार्जशीट अब जो दाखिल कर दी गई है, कुछ नतीजे आ पाएंगे, क्योंकि केस को खींचते हुए काफी लंबा वक्त हो गया है। जी सीमा जी, केस को खींचते हुए बहुत लंबा वक्त हो गया, चार्जशीट आज दाखिल की गई है, आगे किस तरीके से आपको लगता है, क्या कुछ नतीजे आ पाएंगे? देखिए, बिल्कुल क्यों नतीजे आएंगे, बिल्कुल इसको ये फाइट कंटिन्यू रहेगी। देखिए, पहले क्या इस केस में जो एसआईटी गठित की गई थी, पहले ये था कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, एसआईटी करेगी, तो एसआईटी की रिपोर्ट भी अभी तक सबमिट नहीं की गई है। देन आफ्टर 1 महीने के नियर अबाउट बाद में सीबीआई की जांच हुई है, तो सीबीआई ने करीब चलिए, 1.5 बहुत महीने शुक्रिया, में बहुत अपनी, शुक्रिया हमारे साथ रिपोर्ट। जुड़ने के लिए सीमा जी। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता शुभम गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, आज लंबे वक्त के बाद ये चार्जशीट दाखिल की गई है, क्या लगता है अब क्या नतीजे आने वाले हैं? शायद यहां संपर्क टूट चुका है शुभम से। और लखनऊ में गैंगस्टर विकास दुबे के फरार भाई के मकान की कुर्की कर दी गई है। बता दें, कृष्णनगर पुलिस अधिकारियों के साथ पहुंची कुर्की करने टीम ने 50,000 का इनामी दीप प्रकाश दुबे उर्फ दीपू फरार है। बता दें, कृष्णनगर में है विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे का मकान। 82 के नोटिस के बाद आज लखनऊ पुलिस मकान की कुर्की करेगी। बता दें, दीप प्रकाश दुबे पर कृष्णनगर थाने में दर्ज है कई केस, तो धमकाकर कार हड़पने और फर्जी दस्तावेज करने का भी केस इस पर दर्ज है। दीप प्रकाश दुबे की लाइसेंसी बंदूक के साथ ही पकड़ा गया था विकास दुबे। तो बिकरू कांड के बाद से फरार चल रहा है दीपक दुबे। लखनऊ पुलिस ने घोषित कर रखा है दीप प्रकाश दुबे पर 50,000 का इनाम। तो आज दीप प्रकाश दुबे के आवास की कुर्की की जाएगी। बता दें, फरार चल रहा है विकास दुबे का भाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।